हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता के बारे में। ठीक है, तो प्रत्येक अधिवक्ता या वकील जो उच्चतम न्यायालय में वकालत के करने की अनुमति नहीं है, अधिवक्ताओं की केवल निम्नलिखित 3 श्रेणियों को यह अनुमति है। ठीक है, कौन कौन से? तो वरिष्ठतम अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता। अब तीनों को बारी बारी करते हैं। ठीक है, वरिष्ठतम अधिवक्ता, उच्च न्यायालय या कोई भी उच्च न्यायालय किसी भी अधिवक्ता को उसकी सहमति से वरिष्ठतम अधिवक्ता के रूप में नामित कर सकता है यदि उच्चतम न्यायालय की राय में कोई अधिवक्ता विशेष ख्याति वाला है, उसके पास योग्यता है या कानून का विशेष ज्ञान या अनुभव है तो ऐसा कर सकता है। यानी विशेष अधिवक्ता कर सकता है। विशेष अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना या भारत में किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण के में जूनियर वकील के बिना पेश नहीं हो सकता है। और तीसरा कहता है वह भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकरण में याचिका या हल्फनामा तैयार करने, साक्ष्य के संबंध में सलाह देने या इस प्रकार का कोई दूसरे कार्य करने या किसी प्रकार के संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज तैयार करने के निर्देश को स्वीकार करने का हकदार नहीं है, लेकिन उपर्युक्त किसी मामले के निपटान में जूनियर को परामर्श देने में उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? तो केवल ऐसे अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय की समक्ष कोई मामला या दस्तावेज दाखिल करने का हकदार है। ठीक है, कौन? एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। दूसरा कहता है वे उच्चतम न्यायालय में किसी पक्ष की ओर से पेश होने या उसके पक्ष में कार्यवाही भी कर सकता है। और अन्य अधिवक्ता की बात करें तो ये वे अधिवक्ता होते हैं जिनके नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बनाए गए हैं, किसी भी राज्य बार काउंसिल की सूची में दर्ज होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट कहता है वे उच्चतम न्यायालय में किसी पक्ष की ओर से किसी भी मामले में पेश हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं, लेकिन वे न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज या मामला दायर करने के लिए हकदार नहीं होते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के साथ तुलना की अगर बात करें, भारत के उच्चतम न्यायालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के साथ तुलना करें तो मूल अधिकार के बारे में, मूल यानी मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बात करते हैं तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो होता है यह एक संघीय मामला तक ही सीमित है, लेकिन अमेरिका के उच्चतम न्यायालय की बात करें तो इसमें केवल संघीय मामला बल्कि नौसैनिक बलों, समुद्री गतिविधियां और राजदूतों आदि से संबंधित मामले भी शामिल हैं। ठीक है, अगर अपीली क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें भारत में संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामले शामिल हैं, और अमेरिका में देखें तो यह केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात करें तो भारत में सलाहकार क्षेत्राधिकार है, लेकिन अमेरिका में क्षेत्राधिकार नहीं है। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, इस प्रकार इसकी न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। अगर अमेरिका में देखें तो विधि की सम्यक प्रक्रिया वहाँ है, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, इस प्रकार इसकी न्यायिक समीक्षा का दायरा व्यापक हो जाता है। ठीक है, अगर क्षेत्राधिकार में परिवर्तन की बात करें तो भारत में क्षेत्राधिकार और शक्तियों में संसद द्वारा वृद्धि की जा सकती है, और अमेरिका की अगर बात करें तो क्षेत्राधिकार और शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त प्रावधानों तक ही सीमित होता है। अन्य न्यायालय पर नियंत्रण की बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के कारण राज्य के उच्च न्यायालय
पर न्यायिक अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति है, लेकिन अमेरिका में दोहरी या न्यायिक व्यवस्था के कारण इसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। मूलभूत अंतर की बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है और अमेरिका में संघीय सिद्धांत पर विभाजित है। विशेष अनुमति की असाधारण शक्ति की बात करें तो भारत में प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को नहीं प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यायाधीशों की नियुक्ति में अन्य देशों के साथ तुलना की अगर बात करें तो विभिन्न देशों में इनकी चयन की प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये सब को बात करते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति, यूनाइटेड में 5 सदस्यीय पैनल होते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति, जर्मनी में कार्यपालिका विधायिका का वोट होता है, दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति, यानी 3 जगह राष्ट्रपति, भारत, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। यूनाइटेड में संसदीय पैनल होते हैं, सदस्यीय पैनल होते हैं, और जर्मनी में कार्यपालिका विधायिका का वोट होता है। ठीक है, अगर निर्णय लेने में शामिल व्यक्ति की अगर बात करें तो भारत में वर्ष 1993 से एक कॉलेजियम है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठतम न्यायालय में शामिल होते हैं द्वारा राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो इसमें शामिल व्यक्तियों और उच्चतम न्यायालय के प्रेसिडेंट और उनके डिप्टी और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा नियुक्त एक शामिल होते हैं, जो कि जीएससी के आम नगर न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका और बार सदस्यों द्वारा शामिल होते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो न्यायाधीशों को भारत द्वारा नामित किया जाता है और अमेरिका सीनेट द्वारा पुष्टि की जाती है। सीनेट न्यायपालिका समिति द्वारा नामित लोगों की जांच पड़ताल की जाती है और उनकी नियुक्ति के संबंध में मतदान के बाद नियुक्ति की पुष्टि की जाती है। ठीक है, अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी यहाँ एक विशिष्ट व्यवस्था है, क्योंकि देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक चुनावी प्रक्रिया मौजूद है। संघीय संवैधानिक न्यायालय के आधे सदस्य कार्यपालिका द्वारा और आधे विधायिका द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक सेवा आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची की सिफारिश की जाती है और अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति इसकी सलाह पर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।